रात को तक ही है। पहले सीधा यार, पहले जब कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं था ना, प्लस रमजान ही में छुट्टियां बचपन से यही आता है, जैसे रमजान के टाइम पे कोई ना कोई छुट्टियां दी थी। वो के अंदर जब रमजान और ये बच्चे चल रहा है। ये वो जब से इधर पता है कि बच्चे क्या है, ऐसा बात है। वैसे भी बड़ा फुल मैसेज अब तो अगले साल यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे सर। तो तुम लोगों को लग रहा है नहीं पहुंचोगे? पहुंच जाओगे नहीं? अरे बुरे हालात नहीं। सबसे पहली चीज इस चैप्टर की है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो किसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इलेक्ट्रॉनिक साइड है। रेडियन क्या होता है? रेडियन is the ratio between arc length and radius. 1 radian is the angle. Radial radius से निकला है। अगर gravitational field lines radial है इसका मतलब they are passing through radius. 90 degree with the surface is also called radian. आज की रोजा कुशाई, ये आज इसकी रोजा कुशाई है इसलिए इस तरह की। और क्या हो गया? बाकी भी सब चीजें हो गई है माशाल्लाह। ओनली बॉयज क्लास। इसको समझ नहीं आई कोई बात क्या इस पे समझ नहीं आई। और तुम सब जानते क्या समझ आफ्टर बेटा व्हाट इज मेंट बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सही है, डेफिनेशन याद है आप लोग। और मैंने आपको क्या बताया था कि ऑब्जर्वेशन जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हमारी, देखिए हर चैप्टर में ना वैसे एग्जांपल्स तो बहुत सारी हो सकती है, हमने एक एग्जांपल को याद कर लिया, उसकी बेस पर हमसे हर तमाम कोई भी सिचुएशन आएगी उसकी बेस पर रखकर हम जवाब देंगे अगर, ठीक है। तो इसमें सिचुएशन क्या है कि जिंक प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन
कराती है। क्या बोला मैंने? जिंक प्लेट पर चाहे उनकी इंटेंसिटी कम ही क्यों ना हो, और जिंक प्लेट पर विजिबल लाइट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं कराती, चाहे आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा ही क्यों ना दें। ये दो बातें आप रिपीट करें। क्या बोला मैंने? जिंक प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करती है, चाहे लो इंटेंसिटी, और विजिबल लाइट जिंक प्लेट पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं कराती। इसकी बेस पर, इस ऑब्जर्वेशन की बेस पर तमाम जो काम हम पढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम कह रहे हैं, इससे पूरी फिजिक्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जो है वो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना के बाद बहुत हद तक चेंज होगी। इससे उन्होंने कंक्लूड क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट या इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू? उन्होंने क्या बोला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियसली होता है। इंस्टेंटेनियसली का मतलब है कि जैसे ही आप सोर्स ऑन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। हमारी याद आ रही है बेटा, खत्म हो गया ऑलमोस्ट चैप्टर। तुम्हारे यहाँ ट्रैफिक ही खत्म नहीं हो रहा, तुम कौन सी जगह से आ रहे हो? तो वहां क्या 4:30 बजे की चल रही होती कोई गाड़ियां? बाइक के इसको एग्जैक्ट 15-20 मिनट लेट मिलती है। ये कौन सा पंक्चुअलिटी के साथ लेट होता है? पढ़ लो जल्दी से, ये लिखा भाई का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन किसे कहते हैं? थिक प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराती हैं, विजिबल लाइट नहीं कराती। इसकी बेस पर हमने कुछ कंक्लूजन्स जो है वो लिखी है। सबसे पहली पढ़ने क्या लिखा हुआ है? अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा तो इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा। इंस्टेंटेनियसली का मतलब है जैसे ही सोर्स ऑन करोगे एमिशन हो जाएगी। सही है। दूसरी बात क्या लिखी है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ओनली टेक्स प्लेस इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज अबव a certain frequency which is known as threshold frequency FO। अजान हो रही है 2 मिनट। अजान नहीं आ रहा सर। आज हो रहा हूँ। चार्जिंग अरे ये सर कितनी लंबी उम्र है भाई? ये लंबी उम्र आपका भी नाम लेकिन यार देखो किसी की अच्छा, अब इसमें देखें कि डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। जैसे ही मेटल चेंज करोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। एमिशन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की इंटेंसिटी कम भी थी तो भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा था, और विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी हमने ज्यादा भी रखी तो भी इमिशन नहीं हुआ था। इंटेंसिटी का इमिशन से कोई ताल्लुक नहीं। इंटेंसिटी का ताल्लुक है किससे? अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है और मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, फिर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ज्यादा इमिट होंगे। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन सुना है? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। अच्छा, कल का मैं आपको बता दूं, कल क्वांटम के ही हम पास पेपर्स करेंगे। ठीक, आज मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको। कल आप लोग क्वांटम की 12 से 1 क्लास है सुबह में।
सही है। तो कल हमने इसी के पास पेपर्स करने, घर से नोट्स याद करके आएंगे। सबसे पहले मैं नोट्स सुनूंगा सबसे, जिसने नोट्स नहीं सुना है सही, सबसे पहले उसकी पिटाई होगी, ठीक है। और आपके वो मुझे हाँ मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद बात होगी आगे। अब जब इसमें देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को ऑब्जर्व करने से पहले आपने भी पॉइंट ऑफ बोला था, सर उस दिन आपने पढ़ाया नहीं, जिस दिन मुझे पढ़ना आज तो नहीं पढ़ना तुम। था। अच्छा, नमाज पढ़ गया। वेव थ्योरी कॉन्ट्रडिक्शन देखें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे हर दफा ना 3-4 नंबर का सवाल आता है। वो सवाल आपने करना है, पूछना है, डिस्कस करना है, अभी कर दो, सही है, क्योंकि अब ये आखिरी आखिरी मरतबा सब चीजें हो रही। वेव थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को ऑब्जर्व करने से पहले साइंटिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एज वेव ही कंसिडर करते थे, क्योंकि उन्होंने उससे पहले उसकी रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, रिफ्रैक्शन पढ़ी थी, डिफ्रैक्शन पढ़ी थी, इंटरफेरेंस पढ़ी थी, ये हमने भी एएस में पढ़ी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्योंकि तमाम वेव प्रॉपर्टीज शो कर रही है, तो साइंटिस्ट ये कहते थे कि ये वेव ही है। और अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी उनका ये मानना था कि एक मेटल पर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या देती है, एनर्जी देती है। और चाहे बहुत वीक भी वेव हो, तो भी कंटिन्यूसली अगर मैं वेव सोर्स ऑन करके रखूं तो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी गेन करते रहेंगे। और एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास इनफ एनर्जी हो जाएगी कि वो क्या कर जाए, स्केप कर जाए। इस बात से सिर्फ इतना सा मतलब पैदा होता है कि जो विजिबल लाइट है ना, जिंक प्लेट पर वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं करा रही, लेकिन साइंटिस्ट ये मानते थे, इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से साइंटिस्ट ये मानते थे कि विजिबल लाइट जिंक प्लेट पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कराएगी। सही, बताया जरा मैंने क्या बताया आप लोगों को। सबरीना 15 मिनट लेट क्यों है? सोर्स वाला समझ नहीं आया, सोर्स ऑन करके रखें। जो बीच में था तो मुझे भी थोड़ा समझ। सही, सोर्स नहीं समझ आया। ये कौन है, अल्ट्रा वायलेट, इसको मैं सोर्स क्या, ये सोर्स इस पर शाइन कर रही है जिंक प्लेट पर। साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कितनी है, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव है, चाहे वो रेडियो हो, माइक्रो हो, इंफ्रा हो, विजिबल हो, अल्ट्रा हो, एक्सरे हो, गैमा हो, सब क्या है, वेव्स है, जो कि हमें भी पता है वेव्स। उनका वही मानना है कि अगर मैं एक मेटल पर, चाहे वो मेटल कोई भी हो, जैसे कि इस वक्त जिंक मेटल है, मैं उस पर चाहे वीक वीक वेव, कौन वीक वेव है, उसको भी अगर ऑन करूं, तो विजिबल लाइट कंटिन्यूसली अगर शाइन होती रहे, तो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली क्या करेंगे, एनर्जी गेन करते रहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन के पास इनफ एनर्जी हो जाएगी तो वो एस्केप कर जाएगा। ये कौन कह रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। लेकिन विजिबल लाइट नहीं करती। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं कर रहा। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है, मैं मानता कुछ और हूँ, होता कुछ और है। अब मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मैं अपने तौर पे मानता क्या हूँ, अभी पुरानी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेरा मानना ये है कि चाहे सोर्स वीक ही क्यों ना हो, मैं किसी भी मेटल पर उसको ऑन करूं, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करा लेना है। ये क्या है, ये मेरा बिलीव है। लेकिन क्या मेरा बिलीव इम्प्लीमेंट होते हुए मुझे नजर आ रहा है, इसीलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन। तो पहले तो मुझे पहली कॉन्ट्रडिक्शन बताई कि साइंटिस्ट मानते क्या थे और उन्होंने ऑब्जर्व होते हुए देखा क्या। फोटो इलेक्ट्रिक मशीन करेगी लेकिन तो नहीं करेगी। मानते वो ये थे कि चाहे कोई भी वेव हो, जिसकी चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, चाहे वो वीक ही वेव क्यों ना हो, जैसे कि विजिबल लाइट है, और चाहे वो किसी भी मेटल पर आप शाइन करवाएं, इंसिडेंट करवाएं, उसने इलेक्ट्रॉन को स्केप करा ही लेना है, क्योंकि कंटिन्यूसली वेव इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती रहती है। और जब लिखा है एंड इफ इट गेट्स इनफ एनर्जी द इलेक्ट्रॉन विल स्केप, इसका मतलब ये है कि विजिबल लाइट भी जिंक प्लेट पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराएगी। ये उनका मानना है, ऐसा
हुआ नहीं था, इसीलिए हम इसको हेडिंग में पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन की हेडिंग है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ही यही है कि मानता मैं कुछ और हूं और होते हुए नजर कुछ और आ। सही है, ये पहली चीज है जो आपने नहीं बोली। दो कॉन्ट्रडिक्शन है जिसमें से पहली मैंने आपको बता दी। दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अगर मेरे पास एक वीक वेव है, वीक वेव मतलब कौन है? विजिबल लाइट। मैंने बताया ना, हम एग्जाम्पल चेंज नहीं कर रहे ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग उसी पर बिल्डअप करें सारी ना। वीक वेव कौन है? अगर मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं, तो हमने ओ लेवल इसमें एएस में पढ़ा था, इंटेंसिटी बढ़ती है तो ए स्क्वायर एफ स्क्वायर प्रोपोर्शनल है ना। इंटेंसिटी बढ़ती है तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर एंड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो इसका मतलब है अगर मैं, मेरे पास एक वीक वेव है लेकिन मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो वो स्ट्रॉन्ग वेव हो जाएगी, एनर्जेटिक वेव हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। अब इसका मतलब क्या है? पहले मतलब समझे। मतलब ये है कि मेरे पास एक बल्ब है 60 वॉट का, उस बल्ब को आपने निकाला और आपने 120 वॉट का बल्ब लगा दिया, क्या रोशनी तब्दील हो जाएगी? नहीं होती। तब्दीली ये आती है कि इंटेंसिटी बढ़ जाती है, रोशनी वही होती है। मतलब सोर्स ऑफ लाइट वही है, फोटोन वही है, वेवलेंथ वही है, कलर चेंज नहीं हो रहा, एमिशन बढ़ रहा है। सिर्फ ब्राइट हो रहा है, रूम ब्राइट हो रहा है। रूम ब्राइट होने का मतलब ये नहीं है कि सोर्स चेंज हो गई। सोर्स पहले भी विजिबल थी, अभी भी विजिबल है। हाँ ये जरूर है कि पहले वो कम इंटेंसिटी की विजिबल लाइट थी, अब ज्यादा इंटेंसिटी की विजिबल लाइट। कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है? नहीं होती। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से विजिबल को क्या हो जाना चाहिए? अल्ट्रा हो जाना चाहिए, सोर्स चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन मैं हूं पुराना वाला साइंटिस्ट, तो मैं क्या मानता हूँ? इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसका मतलब है कि सोर्स तब्दील हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली इससे सोर्स तब्दील होती नहीं है। तो वही मानते थे कि मेरे पास विजिबल लाइट है और वो वीक विजिबल लाइट है, मतलब इंटेंसिटी कम विजिबल लाइट है, और वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अगर नहीं करा रही ना, तो एक काम करो। क्या करो? इंटेंसिटी बढ़ा दो, करा दे। ये कौन कह रहा है? ये पुराने साइंटिस्ट या पुरानी अंडरस्टैंडिंग कह रही है। क्या ऐसा हो रहा था? उन्होंने क्या किया था? क्या किया था? वेरी गुड, ये बेहतरीन बात किया उन्होंने। क्या किया था? उन्होंने विजिबल लाइट यूज की थी जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, और उन्होंने अल्ट्रा यूज की थी जिसकी इंटेंसिटी कम थी। विजिबल लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने के बावजूद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा, और अल्ट्रा की इंटेंसिटी कम रखने के बावजूद हो रहा था। उसका मतलब है कि इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो चीजें जो है वो सीधी सीधी कॉन्ट्रडिक्शंस है। वेव थ्योरी कॉन्ट्रडिक्शंस अगर आपसे पूछे, सबसे पहले बताएं कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है? मानते क्या है हम लोग? मानते ये है, दो मानते हैं हमारे। सही है, दो कॉन्ट्रडिक्शन दो है। दो ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो हम, हमारा बिलीफ है लेकिन हमें इम्प्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो मैंने आपको बताया वो दो बातें क्या है। उसमें से एक बात ये है कि मैं वीक लाइट भी, वीक सोर्स भी, बेटा बात नहीं करनी है प्लीज, कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सीट। सो वीक, हमारे पास वीक कौन है? विजिबल लाइट। मैंने कहा विजिबल लाइट भी अगर मैं ऑन करूं सोर्स मेटल पर, तो भी इमिशन होगी, ये मेरा बिलीफ है एज पुरानी अंडरस्टैंडिंग वेव की। लेकिन क्या ऐसा होते हुए हमें नजर आया था? और इसी को इस तरह भी लिखा जाता है, सेम बात को, ये दूसरी बात नहीं, इसी को इस तरह लिखा जाता है कि अगर मैं वीक सोर्स को बहुत देर तक ऑन कर दूं, टाइम ऑफ एक्सपोजर बढ़ा दूं, तो उससे इमिशन हो जाएगी। जो नहीं हो रही थी वो भी हो जाएगी। मतलब विजिबल लाइट अगर ऑन करते ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करा रही, तो थोड़ी देर के बाद करा रही। इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। सेम बात को दो तरह लिखा जाता है। वो सेम बात क्या है? वीक वेव, वीक वेव जैसे कि विजिबल लाइट भी
अगर फॉरेन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करा रही तो थोड़ी देर के बाद करा देगी। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो गलत है, ऑफ कोर्स कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरी क्या है कि अगर वो वीक में बहुत देर तक भी नहीं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करा रही तो क्या करो, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो, वो करा लेगी। लेकिन क्या इन दोनों से कोई फर्क पड़ रहा था हमको? नहीं पड़ रहा था। ठीक है, जो लोग अभी इन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो भी देख लें बेटा, हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ लें, डेफिनेशन क्या है इसकी। कौन सी वेव ने किस मेटल पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराया था? अल्ट्रा ने सिर्फ पे कराया था, और कौन सी वेव ने नहीं कराया था? ये नहीं भूलना है, क्योंकि हम इसकी बेस पर पूरा चैप्टर पहले समझ लेंगे, फिर कोई भी मेटल या कोई भी वेव हो हमने रिलेट इसी की बेस पे कर। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो स्टोरी हमने क्लास में समझते हुए पढ़ी है, याद की है, जिस पर हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप किया है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। और इसकी ये चीज पढ़ने के बाद देखिए, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़नी है, रट लेनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है। क्या है डेफिनेशन? फिर ये दो ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको बताई कि विजिबल लाइट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करा रही और अल्ट्रावायलेट करा रही है, ये बात हो गई। और फिर इनने इनकी कुछ कंक्लूजन ये याद रखनी है, पढ़े सारी कंक्लूजन एक दफा। ठीक है, ये सारी जो कंक्लूजन है ये भी आपको याद होनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है कॉन्ट्रडिक्शंस, और वो दो कॉन्ट्रडिक्शंस मैंने आपसे अभी डिस्कस कर ली है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है किसी को? अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि हमें पता है कि वेव थ्योरी हो चुकी है फेल। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ही क्या है? पता वो कुछ और रही है, वो कुछ और रहा है। तो एक एक चीज जो है वो अगर फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही एक थ्योरी, तो उसका मतलब है वो थ्योरी हो गई है फेल, गलत थ्योरी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है उसको एक्सप्लेन तो साइंटिस्ट ने करना ही है। अब क्योंकि वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो साइंटिस्ट दे केम अप विद अनदर आइडिया, और उस थ्योरी या उस आइडिया का नाम है क्वांटम थ्योरी फॉर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन्होंने उसको अलग तरह से सोचना शुरू किया। उन्होंने बोला कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव के तौर पे सोचें तो वो तो गलत हो रही है, सारी चीजें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो फुलफिल नहीं हो रही, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को। तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अदर देन वेव जो है वो सोचना शुरू किया, और उन्होंने उसको एज पार्टिकल सोचना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया पार्टिकुलेट नेचर का वो दिया था मैक्स प्लांक ने। According to Planck, the energy carried by electromagnetic wave is in the form of discrete packets called quanta. प्लांक ने क्या बोला था सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसके अंदर क्या है? डिस्क्रीट पैकेट्स है। डिस्क्रीट किसे कहते हैं? होल नंबर, पैकेट्स ऑफ, जैसे आप आटे की बोरियां लगा लो, एक बोरी 10 किलो की है तो 10 बोरियां होंगी तो 100 किलो, इस तरह से। और कोई वैल्यू बीच में एग्जिस्ट नहीं करती, सही है। इसी तरह से आप इसकी एक और एग्जांपल ले लें, लाइट से तस्बीह जो होती है, तस्बीह में तस्बीह के दाने होते हैं। तो आप कह लें कि अगर वेव की शेप कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस वेव के अंदर क्या है? एनर्जी पैकेट्स है। उस एनर्जी पैकेट का नाम उसने क्या रखा? क्वांटा रखा। और उसने कहा जितने भी एनर्जी पैकेट्स हैं, ईच एनर्जी पैकेट विल हैव वैल्यू ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू एच एफ। इसमें एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको गिवन होती है। और एफ एफ फ्रीक्वेंसी, उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो आप यूज करें। लेट्स से अल्ट्रा, तो फिर अल्ट्रा की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इंफ्रा, तो इंफ्रा की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह से विजिबल है तो विजिबल की फ्रीक्वेंसी होगी, वो गिवन है। एएस में आपने याद करनी थी, अब याद नहीं करनी होती। इस वाले में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं इस पे ये बात नहीं कह सकता कि आ भी सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस है ना होने के बराबर। अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एएस का पार्ट ऑफ सिलेबस था कि आपको वेव्स की वैल्यूज खुद से
याद करके जानी थी, लेकिन मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि ऐसे चांसेस है नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो देंगे खुद। आइंस्टाइन ने भी सेम आइडिया प्रपोज किया। आइंस्टाइन ने भी यही कहा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इनके अंदर एनर्जी पैकेट्स होते हैं। आइंस्टाइन ने भी क्वांटाइज्ड एनर्जी मतलब एनर्जी पैकेट्स, डिस्क्रीट पैकेट्स के ही अंडरस्टैंडिंग को आगे कंटिन्यू किया, लेकिन उसने नाम उसका क्वांटा नहीं रखा, उसने उसका नाम रखा फोटोन। और आइंस्टाइन ने मजीद इस थ्योरी में आगे क्या जो है वो प्रपोज किया, व्हेन अ फोटोन interacts with an electron it transfers all its energy to it। जब एक फोटोन मेटल के एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, मिलता है, तो वो अपनी सारी एनर्जी उस मेटल के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। और यही वजह है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इंस्टेंटेनियस। अगर आने वाले फोटोन के पास एनर्जी इनफ होगी तो फौरन से इमिशन हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो फिर इमिशन कभी भी नहीं होगी। इंस्टेंटेनियस इमिशन होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर कौन है? फोटॉन है। और फोटॉन्स कौन है? डिस्क्रीट है। देखो एक बात समझो, जैसे पानी है ना, अगर आपके पास एक मग में पानी है, आपने ग्लास भरना है, तो ग्लास फौरन नहीं भरता। जग से अगर एक ग्लास में पानी भरना है तो फौरन भर जाएगा, या कंटिन्यूअसली आप पानी डालते रहेंगे फिर भरे? तो वो एक कंटिन्यूअस का मतलब समझ आ रहा है ना, वो वेव नेचर है। वेव कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहती है। एक इलेक्ट्रॉन है, समझो इलेक्ट्रॉन का मतलब है खाली ग्लास है, सही है। वेव थ्योरी ये सजेस्ट कर रही थी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो खाली ग्लास है, वेव उसमें पड़ती रहती है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता रहता है। जैसे ही ग्लास फिल हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास एनफ एनर्जी हो जाती है, फिर वो एस्केप करता है। ये कौन सजेस्ट कर रहा था? वेव थ्योरी। लेकिन ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जैसे स्नूकर होता है, स्नूकर में जब आपके पास वो जो व्हाइट वाली बॉल है, जब आप वो हिट करते हैं रेड को, बस जैसे ही वो हिट करेगी उसी वक्त रेड वाला मूव करना शुरू करेगा। ये नहीं है कि व्हाइट वाली बॉल रेड तक पहुंच गई है, अब एनर्जी ट्रांसफर हो जा रही है, आप देख रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद एनर्जी जब ट्रांसफर हो जाएगी अब रेड वाली बॉल मूव करेगी। ऐसा नहीं हो रहा। तो इन्होंने क्या बोला, आइंस्टाइन ने या प्लांक्स ने, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट रखा, उस क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि जैसे ही फोटोन, कहां से आ रहा है फोटोन? रेडिएशन से। जैसे ही वो पहुंचेगा कहां तक? मेटल तक, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स तक। तो बस जैसे ही इलेक्ट्रॉन और फोटोन इंटरेक्ट करेंगे, मिलेंगे, उसी वक्त एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। अब जो होना है बस उसी लम्हे होगा। एमिशन होनी है, हो जाएगी। एमिशन नहीं होनी, कभी भी नहीं होगी। वेव थ्योरी क्या सजेस्ट कर रही थी? सोर्स ऑन करके रखो, इलेक्ट्रॉन को टाइम दो बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी एनर्जी गेन कर चुका होगा कि बस अब वो इमिट हो जाए। सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इसने इस पैराग्राफ में बताया, इस छोटे से पैराग्राफ में, कि फोटोन एनर्जी पैकेट है, जाता है इलेक्ट्रॉन से, इंटरेक्ट करता है, मिलता है, टकराता है, और जैसे ही टकराएगा, इंटरेक्ट करेगा, बस उसी वक्त एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। टाइम नहीं लेगा, डिले नहीं आएगा, इंस्टेंटेनियस होगा जो। क्योंकि डिस्क्रीट, और यही बता रहा हूँ कि डिस्क्रीट नेचर पहले दिमाग में भी नहीं थी इनके। पहले वो उसको क्या अज्यूम करते थे कि वो वेव, इसलिए उस वक्त वो उसको एज वेव ही ट्रीट करते थे। मतलब कंटिन्यूअसली वेव पढ़ती रहेगी, पढ़ती रहेगी, पढ़ती रहेगी, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, फिर स्केप करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे चलते हैं। अगर आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के पास इनफ एनर्जी है कि वो, फोटोन के पास इनफ एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को स्केप करा ले, एमिशन करा ले। सही है। लेकिन अगर आने वाले फोटोन के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो उसका मतलब है आने वाले फोटोन के पास एनर्जी इनफ नहीं है। और तब क्या होगा? फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगी। आने वाला फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एटम से टकराएगा, मेटल के एटम से टकराएगा, जिससे मेटल्स का टेम्परेचर तो बढ़ सकता है लेकिन एमिशन नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है, अगर हम अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग को फिल करें, कि विजिबल लाइट अगर मैं जिंक प्लेट पे ऑन कर दूं,
तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो नहीं होनी, लेकिन ये हो सकता है कि जो मेटल है, जिंक प्लेट है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाए। जितनी देर तक आप सोर्स ऑन करेंगे मेटल का टेम्परेचर उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन विद द एटम्स हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एस्केप नहीं कर सकते, रिलीज नहीं हो सकते, एमिट नहीं हो सकते, मेटल से निकलकर बाहर नहीं आ सकते। अंदर ही करेंगे जो खेलना कूदना लगाना है उन्होंने, वो सब अंदर हो सकता है, बाहर नहीं निकलने की उसके पास एनर्जी। समझ आ गई बात? इसका मतलब है ये जो लीफ है, ये लीफ डिफ्लेक्ट नहीं होगा अगर मैं विजिबल लाइट ऑन करूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे विजिबल लाइट में। याद है कोई मसला किसी को? याद है कोई मसला नहीं है ना किसी को? ठीक है। वर्क फंक्शन इन एक्शन, देखिए इसमें याद क्या करना है, हर स्लाइड में देखें, आपको मैंने आपको बोला है ना नोट्स याद किया करें, तो हर स्लाइड के फिर आप की पॉइंट्स लिखा करें कि मैंने इसमें से सीखा क्या, इसमें से मैंने समझा क्या। तो आपने इसमें से क्या सीखा इस वाली स्लाइड से? वेव थ्योरी हो चुकी है फेल, वेव थ्योरी फेल हो चुकी है। ऑफ कोर्स फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो हो रहा है, और हमें उसको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों हो रहा है। तो उस वक्त के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि वो वेव कंसिडर करते थे, उसको अलग तरह से भी सोचना शुरू किया, और उन्होंने बोला कि ये वेव नेचर के साथ साथ, बेटा मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे तो मसला नहीं है, नवंबर में भी हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे मतलब आप किसी बतौर क्या मसला है भाई? मैंने कोई दुआ नहीं दी है, मैं तो बता रहा हूँ गला दिख रहा है रोजे में खुश गले के साथ। सो उन्होंने जो, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव के तौर पे कंसिडर करते थे, लेकिन वेव नेचर इस इफेक्ट को, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो उन्होंने उसको अलग तरीके से सोचना शुरू किया, और उन्होंने उसको एज पार्टिकल, जब कह लें कि एक तरह से प्रपोज किया ये आइडिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर एनर्जी पैकेट्स होते हैं, तो ये उस तमाम की बेस पर वो बता रहे हैं कि फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है, एमिशन होती है तो क्यों होगी, एमिशन अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, वो एनर्जी जो मिल रही है वो कहाँ जा रही है, उस पर की पॉइंट्स बनाने में बार बार बता रहा हूँ। नोट्स मेरे लिखे हुए आपको तब फायदा देंगे जब आप अपने नोट्स बने, और जब आप अपने बनाने बैठेंगे और आपको कोई ना कोई चीज मिसिंग नजर आएगी, वो आप सवाल लेकर आएंगे अगली क्लास में, तो मजा आए। ठीक है, इसलिए मैंने कल की क्लास में क्वांटम के ही पास पेपर्स कराने हैं, बुक के सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व हुए हुए नहीं है, तो मैं उसी में से आगे कराऊंगा। जो कल आप आएंगे तो मेरे पास सब नोट सुनाएंगे, की पॉइंट्स लिखे हुए दिखाएंगे मुझे, अब पढ़ने का तरीका। वेरी गुड सबरीना, इसीलिए इसीलिए वर्क फंक्शन की डेफिनेशन सुना। एक मिनट अभी बताता हूँ, रिजल्ट नहीं है मेरे पास नोट्स लिखे हुए सर। भाई नोट्स लिखे हुए हैं तो मैंने आपको स्टेप्स क्या बताए? जिस दिन तुम्हें बिल्कुल फ्रेश याद हो जाए उस दिन मुझे बताना, उस दिन पूछूंगा। कल है वो फ्रेश का टाइम, सही है। कल सब लोग घर से फ्रेश होकर, मैंने अभी पहले ही बताया, नहा धो के आराम से, ठीक है, तैयार होकर के वर्क, हमने क्वांटम फिजिक्स का कल रिवीजन हो गया, पास पेपर्स करने, कल मैं सबसे सवाल करूंगा, हमें पता चल जाएगा आप लोगों को कितना आता है, तो क्रॉस क्वेश्चन इनमें पता चल जाएगा। बताएं बेटा वर्क फंक्शन एनर्जी किसे है? क्या मतलब है इस बात? इलेक्ट्रॉन को मेटल से स्केप कराने की मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, सही है, उसको वर्क फंक्शन एनर्जी कहते हैं। लेकिन अब बच्चे ना कुछ इसमें जो लफ्ज स्केप है ना या रिमूव है, इससे गलत मतलब लेना शुरू कर देते हैं। वो गलत मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। वर्क फंक्शन एनर्जी का ताल्लुक सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस तक ले आए, बस। कहां तक आ गया? इसीलिए लिखा हुआ है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी। दोबारा सुना। सर कौशल की मदर की डेथ हो गई, मैसेज आया।
ठीक है जी। अच्छा, अब वर्क फंक्शन की मैंने दोबारा आपसे बोला डेफिनेशन सुना है और इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में बताएं। वर्क फंक्शन किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमने मेटल से एस्केप करवाना है, रिमूव करवाना है, सरफेस तक लाना है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से ब्रेक फ्री करवाना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। मिनिमम कितनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को हम उसकी मेटल से ब्रेक फ्री करवा लें? इसको वर्क फंक्शन एएस वाले स्टूडेंट्स कह रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। सही है, वर्क फंक्शन एनर्जी कहते हैं और इसका सिंबल है फाई। ये भूलना नहीं चाहिए बेटा, मास्क के साथ बैठो यही होगा, आधा इंटरेस्ट इधर है आधा उधर। फाई वर्क फंक्शन का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू एच एफ ओ। इसमें एच क्या है? एफ ओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताएं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी of electromagnetic radiation required to remove electron from the surface of matter. सर हाँ पर फर्स्ट टाइम लिखी थी आपकी डेफिनेशन पूछी है ना। अच्छा, मेरा सवाल नहीं सुना मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा, अब बताओ। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है तो सही है भाई, ठीक है। जैसे लड़के आई हो क्या? भी तो वही बता रहे। सही, सबरीना ने बिल्कुल सही सुनाई, ठीक है। सो फाई किसका सिंबल है? उसके लिए हमें h को मल्टीप्लाई करना होता है FO से। FO कौन है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, याद रखनी है, इससे मल्टीप्लाई करना। सही है। अब हाँ, h प्लैंक्स कांस्टेंट है बेटा, यहाँ बताया था, और इसकी वैल्यू डेटा में हमें गिवन होती है कांस्टेंट वैल्यू। सही है। अब पढ़ेंगे, अब कहानी क्या है ये देखिए, ये याद, ये सारी चीजें जो है ना, ये लिखने के लिए नहीं आती, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए मैं इनको रटना नहीं है, इनको समझना है और अपनी वर्डिंग में अपनी मर्जी से वो आप, क्योंकि ये दोबारा लिखवाएगा नहीं कोई आपसे, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से आपके लिए अंडरस्टैंडिंग टेस्ट जरूर हो, तो इसलिए वो आपको पढ़ना जरूर। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is equal to threshold frequency, then electron just escapes to the surface. क्या मतलब? अगर आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो वो जो फोटोन पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन तक, तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक ले आए, सरफेस तक ले आए, ठीक है। अगर आने वाली अगर आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो उसका मतलब है उसके पास एनर्जी भी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? उसके लिए इक्वेशन देखे नीचे पढ़े, ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोन एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो आने वाले फोटोन के पास है, ये दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। इसका कुछ पार्ट कहाँ चला जाता है? वर्क फंक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, और अगर उसके अलावा भी एनर्जी हुई तो फिर काइनेटिक एनर्जी हो। अगर आने वाले फोटोन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां तक आएगा? सिर्फ सरफेस तक आएगा। लेट्स से जिंक की वर्क फंक्शन एनर्जी में एग्जांपल दे रहा हूं 1000 है, जिंक की वर्क फंक्शन कितनी? 1000 है। अगर फोटोन एनर्जी भी 1000 ही है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर फोटोन एनर्जी 1200 है तो 1000 तो वर्क फंक्शन में जाएगी, 200 काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल हो जाएगी। सरफेस से इमिट होने के बाद जो जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा होगा उसकी एनर्जी 200 जूल होगी हर इलेक्ट्रॉन की। सही। फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है और इसका क्या था? तो ये मिक्स नहीं करना, एच एफ अलग है, एच एफ ओ अलग है। एच एफ कौन है और एच एफ ओ कौन है? तो एच एफ इक्वल्स टू एच एफ ओ प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कहाँ मिलता है ये? टेबल में मिलेगा, क्वेश्चन में ढूंढने की जरूरत नहीं, डेटा में से मिले। बी कौन है? स्पीड है। अगर आने वाले फोटोन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हुई तो क्या हो बेटा? फिर आप इस इक्वेशन की तरफ देखेंगे भी नहीं,
क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रही ना, इस इक्वेशन को नहीं देखें, भूल जाए। अब सिंपली इतनी सी बात याद रखें, आने वाले फोटोन की एनर्जी मेटल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी अप्लाई नहीं है, बस क्या बोलना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगी। फोटोन आया है, इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट हुआ है बिल्कुल। इमिशन हुई है, नहीं इमिशन नहीं। मेटल क्या करेगा, हीट अप हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, that's it। इसमें कोई इक्वेशन नहीं लगानी, कोई कहानी नहीं करनी। जब कम होगी थ्रेशोल्ड, अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो इसका मतलब है फोटोन एनर्जी सफिशिएंट ही नहीं है कि वो स्केप करा सके इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द मेटल, तो फिर हम इस इक्वेशन की तरफ भी नहीं जाएंगे। तो मसला याद है, क्लियर है ना, याद है, समझ आ रहा है सबको। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एमिशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात हो रही है, इसमें दो फैक्टर्स हैं। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से समझना है आप लोग। अगर अभी रह भी जाएगा तो मैं कल आपको पहले दोबारा वो भी रिवाइज कराऊंगा, हम जल्दी नहीं कर रहे, हमें एक दिन भले और भी लग जाए। तो हम अभी हम अब जो मैंने प्लान बनाया है आज क्लास में बैठ कर ही, हम रिविजन हर एक दिन करने से हमें फायदा नहीं होगा अनटिल और अनलेस कि हमें उसको टाइम दिया जाए। आज आप कर रहे हैं क्वांटम, आप कल भी क्वांटम करें, आप संडे भी क्वांटम करें, आप मंडे भी क्वांटम के पास पेपर्स तक करते हैं, 3-4 दिन क्वांटम ही करें। इतना कर लें कि आपको सारे नोट्स, अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन सब समझ आए। क्योंकि आप देखिए आपके पास चैप्टर्स मैंने बहुत कम कर दिए ना, मैंने सेक्शन वाइज बना दिए। अब आप सेक्शन वाइज करें तो 10 सेक्शन रह जाते। मैं एक सेक्शन को 3 दिन पे दूं जो कि बहुत एम्पल टाइम है, तो मेरा सिलेबस पूरा 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो सकता है। ऑल्दो हमने पहले भी बहुत दफा किया हुआ है, तो हमें उससे और अच्छा हो सकता है, हम बिल्कुल फारिग नहीं है। अगर इस वक्त बिल्कुल फारिग बच्चा भी आए ना तो वो सिलेबस 1 महीने के अंदर पूरा दोबारा रिवाइज कर सकता है। ठीक है, आप लोग भी क्या करेंगे, मैं आपके साथ अब क्लास में यही रखूंगा ट्रेंड। अभी हम क्वांटम कर रहे हैं, जब तक आप मुझे नहीं बोलेंगे ना हमें क्वांटम के क्वेश्चन सही आ गए हम कर लेंगे, तब तक मैं नया चैप्टर नहीं शुरू करूँ। सही है, फिर बीच में हमने ईयरली भी रखना है इसी तरह से, लेकिन रिविजन ईयरली हो सकता जी बता। नहीं सारे नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इसके बाद अगर वरना मैं जल्दबाजी करूंगा फिर वही बात है, फिर समझ नहीं है। इसलिए मैं आपको बहुत आराम से एक एक चीज आपकी पूछते हुए बताते हुए आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग देंगे आज, इसके बाद इधर पर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एमिशन में पहला फैक्टर है फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी अगर मैं तब्दील कर रहा हूँ ना, तो उसका मतलब है मैं सोर्स तब्दील कर रहा हूँ। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो उसका मतलब है मैंने विजिबल हटाई है और अल्ट्रा लगाई है या एक्सरे लगाई है जो भी, लेकिन विजिबल हटाई है और उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव लगा दी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है सोर्स चेंज कर दिया। आप गौर से इधर देखना है इस इक्वेशन, सोर्स तब्दील हो तो इनमें से क्या तब्दील हो, फोटोन एनर्जी। देखो मेरे पास पहले सोर्स थी विजिबल, या कह लो पहले अल्ट्रा थी, क्या थी, अब मेरे पास सोर्स है एक्सरे। बेटा एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। अच्छा पहले फोटोन कौन था, अल्ट्रा था, और अब फोटोन कौन है, एक्सरे। कौन सा फोटोन स्ट्रांग होगा, एनर्जेटिक होगा। तो बेटा जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो मैंने फोटोन एनर्जी बढ़ा दी। सही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या बढ़ा दिया मैंने, फोटोन एनर्जी बढ़ा दी। बेटा वर्क फंक्शन तो तब्दील नहीं किया ना मैंने, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मेटल पे डिपेंड करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन HFO है, HF नहीं है। मैं चेंज क्या कर रहा हूं, सोर्स। मैं मेटल चेंज नहीं कर रहा, मेटल पहले भी जिंक था, अभी भी जिंक है। तो बेटा अगर पहले ये 1200 था, ये 1000 था, तो ये 200 था। अब ये 1200 नहीं है, अब ये 1400 है। तो ये तो 1000 पहले भी था, 1000 अभी भी है, ये बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा। तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा स्पीड से रिलीज हो, इलेक्ट्रॉन्स की आफ्टर एमिशन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो। तो सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी हो। सही है, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी ना बढ़ाऊं
मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, सही है। अब इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है मैं सोर्स चेंज नहीं कर रहा हूं, सोर्स अल्ट्रा ही है। अल्ट्रा रखते हुए इंटेंसिटी कैसे बढ़ सकती है? ऐसे बढ़ सकती है कि मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ अल्ट्रा रीचिंग द सरफेस बढ़ा दूं। और मैंने आपको अभी एग्जांपल पहले भी दी थी, 60 वॉट का बल्ब निकालकर मैं 120 वॉट का बल्ब लगा रहा हूं, लगा तो बल्ब ही रहा हूं ना, देगा तो वो वही वाली लाइट। ज्यादा इंटेंसिटी का बल्ब ज्यादा फोटॉन्स रिलीज कर रहा होता है, सेम फोटॉन्स रिलीज करता है लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा रिलीज करता है, सेम एनर्जी के फोटॉन्स रिलीज करता है। तो बेटा अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स रीचिंग द सरफेस बढ़ जाएंगे। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कराता है। पहले अगर 10 फोटॉन्स थे तो 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, अब मैं 20 फोटॉन्स पहुंचा रहा हूं सरफेस तक तो 20 इलेक्ट्रॉन सरफेस से रिलीज होंगे। लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या फर्क पड़ता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द सरफेस बढ़ता है। मतलब नहीं, नहीं होता। मैंने बताया ना, सोर्स तब्दील नहीं की मैंने। एनर्जी कब तब्दील होगी? जब फ्रीक्वेंसी तब्दील होगी, सोर्स तब्दील होगी। सोर्स अल्ट्रा थी, अल्ट्रा ही है, लेकिन मैंने अल्ट्रा के नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर पहले 10 पहुंचते थे सरफेस पे, मैंने अब उनको 20 कर दी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स रीचिंग द सरफेस। मोर फोटॉन्स रीच द सरफेस, more electrons are emitted out of the surface. That's why more emission. वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। अब इस तमाम चीज के बाद हमें समराइज कर रहे हैं कि देखो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को ऑब्जर्व करने से पहले साइंटिस्ट समझते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर, क्योंकि वो क्या जो है वो दिमाग में रखे हुए थे, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस वगैरह। लेकिन जैसे ही उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ा और उन्होंने उसको एज वेव नेचर देखने की कोशिश की, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी वेव थ्योरी सारी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इन्होंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराते हुए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज वेव बिहेव नहीं करती, इट बिहेव एज पार्टिकल। इसीलिए कहते हैं कि ये जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये डुअल नेचर रखती है, इसके पास दोनों नेचर्स है। कौन कौन सी? वेव भी है और पार्टिकल भी। जब आपसे पूछे बेटा वेव नेचर रखती है, क्या एविडेंस है आपके पास, तो आप कहेंगे भाई ये रिफ्लेक्ट होती है, ये रिफ्रैक्ट होती है, ये डिफ्रैक्ट होती है, ये इंटरफेयर करती है। और जब बोलेंगे बेटा अच्छा फिर बताएं पार्टिकल नेचर कब रखती है, तो आप कहेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ना, ये वेव प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, ये इसकी पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल प्रॉपर्टी को प्रूव करती है। सही है। एक चीज और पढ़ लिया अगर आप लोग कहते हैं तो सही है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज खत्म हो जाएगी। अब देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम क्या समझते थे, वेव, उसके पास दोनों नेचर है, वेव नेचर भी और, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम समझते हैं क्या, पार्टिकल, क्या उसके पास भी वेव नेचर है या नहीं है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑल्सो बिहेव लाइक वेव्स, एज वेव ऑल्सो बिहेव लाइक पार्टिकल। तो वेव बिहेव लाइक पार्टिकल था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, पार्टिकल बिहेव लाइक वेव की क्या एग्जाम्पल हो, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन थ्रू ग्रेफाइट फिल्म। क्या बोला मैंने? वो पढ़ ले हम लोग, ये लिखा हुआ भी है, कौन सी फिल्म है, कौन डिफ्रैक्ट हो रहा है? अब इलेक्ट्रॉन है क्या, पार्टिकल, क्या उसको डिफ्रैक्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सोचे तो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, वेव है ही नहीं, तो वो डिफ्रैक्ट तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होता है नहीं होता? होता है। कब होता है? जब उसको पास करते हैं कहां से? अब डिफ्रैक्शन की ना एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि वेवलेंथ को गैप विड्थ के बराबर होना चाहिए। अगर गैप विड्थ बहुत ज्यादा होगी तो डिफ्रैक्शन नहीं होगी, और गैप विड्थ कम होगी तो भी डिफ्रैक्शन नहीं होगी। तो डिफ्रैक्शन ऑब्जर्वेबल कब होती है? जब गैप विड्थ और वेवलेंथ का ऑर्डर से एक जैसी वैल्यू। ग्रेफाइट में एटम टू एटम सेपरेशन कितनी है, और ग्रेफाइट से इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्ट भी हो रही है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू भी इसी ऑर्डर के करीब है। ऑर्डर किसे कहते हैं?
वैल्यू को नहीं कहते ऑर्डर। देखो एक बात समझो, जैसे मैं आपसे बोलूं अहमद आमिर तुम्हारे पास गाड़ी है, उसकी वैल्यू क्या है, तो तुम मुझे वैल्यू बताओ। लेकिन बोलो अहमद आमिर जो गाड़ी तुम्हारे पास है ये किस रेंज में मिल जाती है, तो तुम वैल्यू नहीं बताओगे मुझे। इसकी हाथ पैर अपने काबू में नहीं है। अरे भाई तो मैंने फिर बैठ अच्छा सुने, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। वैल्यू होना अलग चीज है, ऑर्डर होना अलग चीज है। जैसे मैं आपको बोलूं स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बताए, 3 एक्सपोनेंट 8 बताइए। मैं अगर आपसे ऑर्डर पूछूं तो आप सिर्फ कहेंगे एक्सपोनेंट 8। ऑर्डर जो होता है ना, जैसे मैं बोलूं बैरिया टाउन में प्लॉट्स के रेट बताए, तो आप अपने प्लॉट का थोड़ी बता देंगे, आप बोलेंगे यार करोड़ों में है, लाखों में है, ऐसे बता सकते हो। वो वैल्यू नहीं है, वो ऑर्डर है। सही है, क्या आप बोले लाखों में, लाखों का मतलब है 10 की पावर 6 में आ जाएगा, मिलियंस में चला जाएगा, मतलब लाखों में आ जाएगा। इसी तरह से अगर वही करोड़ों में हो जाए तो आप कहेंगे 10 की पावर 7 में या 8 में चला जाएगा। तो ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम का मतलब है कि जो एक्सपोनेंट पढ़ोगे ना, वो एक्सपोनेंट वैल्यू वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की भी वही होगी जो एटम टू एटम सेपरेशन। और यही कंडीशन है डिफ्रैक्शन की भी। इसलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का ऑर्डर ग्रेफाइट के एटम टू एटम सेपरेशन के बराबर। सही है। इस वेवलेंथ को, जो मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ है, उसको हम कहते हैं डी ब्रुई वेवलेंथ। ठीक है। अब डी ब्रुई वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा, इसका फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन पी। इसमें पी क्या है, सही है। और इसकी डेफिनेशन पूछे तो आप कहेंगे ई का फॉर्मूला क्या था, और एच की जगह, सॉरी एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड अपॉन वेवलेंथ ना, एफ की जगह हमने क्या लिख दिया, सी अपॉन लैम्डा। बेटा इस इक्वेशन में अगर मैं पी को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या बनेगा, एच अपॉन लैम्डा किसके बराबर है, तो ये हो गया E इज इक्वल टू पी सी। इसमें ई क्या है, एनर्जी, वो पी क्या है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अगर फोटोन के लिए तो ये स्पीड ऑफ लाइट। याद होगा मसला, ये तक रखेंगे। ये डेरिवेशन आती है E इज इक्वल टू पी सी, प्रूव करने के लिए आ चुकी है, तो ये आपने सब बताना है सब। बेटा दोबारा बता रहा हूँ, नोट्स हैबिट बना लें, नोट्स बार बार याद करें, कॉन्सेप्ट्स बार बार रिवाइज करें, डिस्कस करें और क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करें। ओके जी, सी यू नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। कल 12 से 1 क्लास है। ये